हेलो बच्चों, तो आप सभी बच्चों का नर्सिंग गुरुकुल के इस चैनल में स्वागत है। ये चैनल हमारा बेसिकली नर्सिंग गुरुकुल के लिए नर्सिंग एग्जाम के लिए बनाया गया है, नर्सिंग गुरुकुल। तो आज हम लोग इस चैनल पे इस क्लास पे मॉडल पेपर का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके जो बीएससी नर्सिंग एग्जाम होंगे उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। तो इस मॉडल पेपर में वो सारे क्वेश्चंस को कंपाइलेशन है, मतलब ये जो है ना, मतलब जैसे 11th और 12th है उनका एक शॉर्ट व्यू आपको इस मॉडल पेपर में देखने को मिलेगा। होता क्या है कि आप जब ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर लगाते हैं तो आपका प्रिपरेशन और बूस्ट होता है। तो आइए बच्चों, इसी उम्मीद के साथ हम अपने प्रिपरेशन को और बेस्ट बनाते हैं और स्टार्ट करते हैं नर्सिंग गुरुकुल के इस मॉडल पेपर को। तो पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, पहला क्वेश्चन हमारा है कि द डायमेंशन फॉर्मूला फॉर वर्क। आप सभी बच्चे जानते होंगे कि हमारा जो वर्क होता है बच्चों, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप फोर्स की बात करें तो फोर्स का हमारा फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का एक्स। तो F बराबर m में m का जो डायमेंशन यूनिट होता है, m का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वो m होगा, और एक्सीलरेशन जो कि इसका एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं ml/t-2। और फिर उसके बाद हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका हम L लिखते हैं। दिस आर द डायमेंशन फॉर्मूला। इन सबों को जब हम कंपाइल करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है ml²t-2। सो दिस इज आवर फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वर्क। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारा आंसर पहला है क्या, या पहला ही हमारा आंसर है। तो ये हो गया बच्चों। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि ए कार एक्सलेट फ्रॉम रेस्ट टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कहता है कि एक कार जो है वो रेस्ट से स्टार्ट की 20 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। कहता है कि वो रेस्ट से स्टार्ट की और 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड को अचीव कर लेती है। तो अगर आप देखें ध्यान से तो उसका जो इनिशियल स्पीड है बच्चों वो तो 0 दे रखा है, और फाइनल स्पीड इन्होंने बता रखा है 20 मीटर पर सेकेंड है, और टाइम जो है इन्होंने 5 सेकेंड दे रखा है। अगर आप इसे सॉल्व कर पाएंगे तो कहता है द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन ए बराबर होता है बच्चों v माइनस यू बाई टी। आप भी रखेंगे 20, एक्सेलरेशन हमारा सॉरी इनिशियल वेलोसिटी हमारा 0 है, बाय टाइम, टाइम कितना 5, दैट इज 20/5। ये हमारा हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारा ऑप्शन डी। अगर आप इसी तरह के कोर्सेज को करना चाहते हैं, इस तरह के मॉडल पेपर को करना चाहते हैं, तो आप हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पे हमारे पास चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट और मॉडल पेपर 20 से भी ज्यादा मिलेंगे, और फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, और आपको समय समय पे गाइडेंस भी दिया जाएगा। इसलिए बच्चों आप मेरे नर्सिंग गुरुकुल को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। कहता है कि हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, आइए बच्चों तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इफ द लेंथ ऑफ सिंबल पेंडुलम इज 1 मीटर इट्स टाइम पीरियड विल बी। कहता है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका लेंथ 1 मीटर है, तो टाइम पीरियड क्या होगा। बच्चों आपको पता होगा टी बराबर होता है टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2π√L/g। तो अगर आप इन सारे को कितना दिया हुआ है, लेंथ हमारा 1 मीटर, जी को 9.8 रखना है, तो अगर पाई का वैल्यू 3.14 होता है बच्चों, अगर आप सारे वैल्यूज को रखकर सॉल्व कीजिएगा, और यहां पर आपको 1 मीटर बाय 9.8, इन सारे वैल्यूज को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको लगभग 2 सेकेंड के आसपास इसका हमारा टाइम पीरियड आएगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो बच्चों अगर आपको पता होगा तो F जो हमारा होता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला Q इंटू ई होता है, और यहां से E बराबर हो जाएगा F बाय Q। अगर आप देखेंगे कि हमारा फोर्स, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है और चार्ज का कूलम, तो ये हमारा हो गया न्यूटन पर कूलम। तो हमारा इस प्रकार से आंसर, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं आगे इसी प्रकार से। कहता है कि द मोमेंटम ऑफ 2 kg बॉडी मूविंग एट 3 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा जो 3 मीटर पर सेकेंड से चल रही है।
तो अगर आप ध्यान से जानते हैं देखें तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा कि मोमेंटम मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, बट यहां पर उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात की है, तो वी ओनली डिस्कस अबाउट इट्स मैग्नीट्यूड। हम उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ही डिस्कस करेंगे। P बराबर mv एंड इट विल बी, मास तो दे रखा उसने 2 और वेलोसिटी उसने 3 दे रखा है, और अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो 6 वाट, अगर आप मास केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो यूनिट हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज विल बी व्हाट, केजी मीटर पर सेकेंड, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। फिर कहता है अगला सवाल, द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। देखो बच्चों, फ्रिक्शन हमेशा अपोजिट करता है रिलेटिव मोशन का। अगर बॉडी आगे चलती है तो उसमें फ्रिक्शन पीछे लगता है, मतलब फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहां पर जब आप वर्क डन लिखते हैं बच्चों, वर्क डन बराबर होता है एफ एस कॉस थीटा, मतलब कॉस 180। अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा कॉस 180 कितना -1 होता है। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन के द्वारा किया जाने वाला वर्क हमेशा नेगेटिव होता है। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन जो होता है बच्चों, पहले मैं बता दूं फ्रिक्शन के बारे में, वो हमेशा आपके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है और जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही होती है उसके अपोजिट लगता है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कहता है द रिलेशन बिटवीन पावर करंट एंड रेसिस्टेंस। जो ऑब्वियसली बच्चों की ये कहता है कि पावर करंट और रेसिस्टेंस का रिलेशन बताना है। तो आपको पता होगा सिंपल सा रिलेशन होता है, क्लास 10th में करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया हुआ ये फॉर्मूला, P बराबर V इंटू आई, ये 12th में भी है। तो P बराबर V इंटू आई यहां दिया हुआ है क्या? नहीं, यहां इन्होंने V बाय आई दे दिया, आई बाय आर दिया, तो ये गलत है बच्चों। तो अगर फिर आप इसे सॉल्व कीजिएगा, V का फॉर्मूला होता है I इंटू आर इंटू आई एंड इट विल बी आई स्क्वायर आर। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज 1.5, द स्पीड ऑफ लाइट इन इट्स इज c इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखें बच्चों, तो इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स न्यू से डिनोट करते हैं हम लोग, ये होता है c बाय वी। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। c अगर स्पीड ऑफ लाइट देखें दैट इज 3 इंटू 10 टू द पावर 8, और v आपको फाइंड आउट करना है, और इन्होंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो 1.5 इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 बाय वी। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा 1.5 इंटू 2 हो जाएगा, और यहां से v जो है वो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। मतलब उस मीडियम में लाइट की जो स्पीड होगी बच्चों वो 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड होगी। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। अगर पोटेंशियल एनर्जी बोले या वर्क डन बोले स्प्रिंग का, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग जो होता है बच्चों वो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग होगा हाफ के एक्स स्क्वायर। इसका एक्सप्रेशन आपको हमेशा दिमाग में रखना है। तो ऑप्शन बी इसके हिसाब से करेक्ट है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है अभी तक जितने भी पढ़ाए होंगे सब कुछ क्लियर होगा बच्चों। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमारी टीम उसको लेकर जरूर सॉल्व कर देगी, या मैं ही उसे खुद देख लिया करूंगा। चलो ध्यान से देखते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये तो पूरी दुनिया जानती है बच्चों, इसका आंसर जो होगा वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटेंस, द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नाम का एक टॉपिक है, उसी में कैपेसिटेंस आगे चल के पढ़ते हैं हम लोग। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है वो फैराड होता है। जब भी यूनिट बोले बच्चों तो यूनिट का मतलब आपको ऐसा यूनिट होता है। आप सीजीएस वगैरह की बात नहीं करेंगे, जब तक वो सीजीएस ना बोले तब तक आपको सीजीएस के बारे में नहीं सोचना है। अगर उन्होंने यूनिट बोला है तो आपको ऐसा यूनिट सोचना है। कहते हैं कि द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलेनॉइड कैरिंग करंट, सोलेनॉइड के अंदर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों वो यूनिफॉर्म होता है, तभी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन पास करता है। हालांकि वो एक दूसरे को टच नहीं करते, बट मैंने यहाँ बनाते हुए टच हो गया, वो टच नहीं करते, यूनिफॉर्म होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ का एस्केप वेलोसिटी कितना होता है? तो सिंपल सा बात है बच्चों कि अर्थ का जो एस्केप वेलोसिटी होता है, हम अगर देखें अर्थ का एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है
√2 g r, ठीक है बच्चों। g हमारा एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, r होता है रेडियस ऑफ अर्थ, जो कि 6400 किलोमीटर के बराबर होता है। इन सारे वैल्यूज को जब हम यहाँ रखते हैं तो हमारा जो एस्केप वेलोसिटी आता है वो 11.2 मीटर पर सेकेंड आता है। फिर उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव में होता है, जिसे हम लोग कहते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है, बट ये पॉजिटिव में होता है, ठीक है बच्चों। न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं होता है। तो यहां पर इन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा है, तो हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 आपको 19 कूलम होगा। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हेवियर कौन होता है, तो प्रोटॉन होता है हेवियर इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई हमेशा जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन हम कहते हैं। जैसे मैग्नीशियम से किसी को कोई चार्ज देना हो तो वो इलेक्ट्रॉन देता है, ना कि प्रोटॉन। और उसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का हल्का होना। और लगभग ये जो होता है मतलब 1/1837 टाइम्स जो होता है ना, वो ये हल्का होता है प्रोटॉन से। आगे आप पढ़िएगा इसको अगर, या फिर आप जानते भी होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट्स क्या, देखो देखो बच्चों, कहता है कि कोई अगर रे ऑफ लाइट, जैसे कि ये हमारा सरफेस है, ठीक है, अब यहां से लाइट आ रही है, तो अगर ये हमारा नॉर्मल होता है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कहता है कि अगर कोई लाइट रेयर से आ रही है, मतलब ये हमारा U1 हो गया, तो ये हमारा उससे ज्यादा होगा, मान लेते हैं 1.5 होगा, तो ये क्या होगा कि बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम। देखो बच्चों, ये एक फॉर्मूला होता है U1 sin I बराबर होगा ν2 sin R, ठीक है बच्चों। तो अगर एक क्वांटिटी ज्यादा है तो साइन I यहां पर कम होगा, और ν2 अगर ज्यादा है तो साइन R कम होगा, ठीक है। देखो देखो ऊपर वाला क्या हो गया, ऊपर वाला देखो यहाँ 1 इंटू साइन आई, और अगले बार में ये 1 जो है ना 1.5 हो गया, तो एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटना होगा। देखो ध्यान से, हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया तो दूसरा वाला क्या होगा, घट जाएगा। तभी इनका, जैसे कि आप लिखते हैं ना 4 इंटू 3 बराबर 12 होगा, तो अभी देखना, अभी अगर हम इसको घटा देते हैं, 4 वाले साइड को यहाँ 2 कर देते हैं, तो दूसरे वाले को बढ़ाना होगा, तभी ये रेशियो कांस्टेंट होगा। तो इस चक्कर में हम ये जो क्वांटिटी है, जब I से R आएगा तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगा बच्चों। देखो बच्चों, आप रटते हैं हमेशा कि कोई भी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर जाती है तो कैसे वो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होती है, मैं उसके मैकेनिज्म को बता रहा हूं, ठीक है। आप रटने का रट लीजिए कि कोई भी लाइट अगर रेयर से डेंसर जाएगी, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी, तो बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल हमारा होगा, ठीक है। और या फिर इसके अपोजिट, अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर जाती है, अगर कोई लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। ओके गाइस, नाउ आगे बढ़ते हुए हम लोग और देखते हैं, कहते हैं कि द SI यूनिट ऑफ सरफेस, सॉरी द SI यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स का SI यूनिट बच्चों। तो फोर्स का SI यूनिट अगर देखें तो ये सिंपल सा बात है कि जो हमारा SI यूनिट ऑफ फोर्स होता है वो न्यूटन होता है, जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताओ जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करती है। तो आंसर होगा इसका वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो पोटेंशियल डिफरेंस का मेजर करता है। एमीटर तो करंट का मेजर करता है, ग्लैव्नोमीटर भी करंट का मेजर करता है। ओके, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, कहता है कि ए करंट ऑफ 2 एम्पियर flows through a 10 ohm resistance for 5 seconds. The heat produced. तो अगर आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला पता हो, H इक्वल टू होता है I स्क्वायर RT। हीट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो ये अगर देखें, हमारा H इक्वल टू I स्क्वायर RT, I के जगह पर हम 2 का स्क्वायर लिखेंगे, R के जगह पर 10 लिखेंगे, और T के जगह पर हम 5 लिखेंगे। सॉल्व करने पे 4 इंटू 10 इंटू 5 एंड इट विल बी 40 इंटू 5 एंड इट विल बी 200 जूल। ये हमारा आंसर हो गया जूल। देखना मैं आंसर, अगर आपको कभी भी यूनिट वगैरह में दिक्कत होगी तो अगर आप पूछ लीजिए मुझसे, मैं फिर बता दूंगा। कहता है कि द वेव नेचर ऑफ
इलेक्ट्रॉन वाज प्रपोज्ड बाय, देखो आइंस्टीन जो है वो फोटोन थ्योरी दिए थे और पार्टिकल नेचर को बताए थे। डी ब्रॉगली एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर भी होता है। आपको पता होगा कि जो हमारा लाइट होता है, लाइट का भी डुअल नेचर होता है, पर डी ब्रॉगली ने इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के बारे में बताया था और उसका उस वेव का उन्होंने मोमेंटम भी निकाला था, P बराबर h बाय लेमडा। कहता है कि अगला जो सवाल है बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल, क्या कहता है कि ए वायर इज स्ट्रेस्ड टू डबल इट्स लेंथ, इट्स रेसिस्टेंस बिकम। कहता है कि एक वायर है, उसको देखो ध्यान से, एक हमारा वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ L है, अभी L है, अभी इसका जो लेंथ हो गया वो 2L कर दिया, ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या हो गया। पहले वाले केस में रेसिस्टेंस को मैं R मान लेता हूं और दूसरे वाले केस में R2 मान लेता हूं और मुझे R2 फाइंड आउट करना है। मतलब कि R2 जो है पहले वाले रेजिस्टेंस की तुलना में कितना हो गया। तो आप लोग सिंपल सा फॉर्मूला एक नोट कर सकते हैं कि R1 अपॉन R2 मतलब इनिशियल रेजिस्टेंस बाय डिवाइडेड बाय फाइनल रेजिस्टेंस इक्वल टू होता है L1 अपॉन L2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो दिस इज R1 अपॉन R2 इक्वल टू L1 के जगह हम लोग L लिख सकते हैं और L2 के जगह हम लोग 2L लिख सकते हैं का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो R1 के जगह भी हम, चूंकि हमारा इनिशियल रेजिस्टेंस R है, तो हम लिख सकते हैं R। नाउ अगर आप फर्दर इसे सॉल्व करें तो दिस इज, यहां पर हमारा जो R होगा बच्चों, दिस R विल बी सिंपल सा R अपॉन R2 इक्वल टू 1/4, चूंकि L और L कैंसिल हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो अभी यहां से R2 बराबर कितना हो जा रहा है, 4R। R2 इक्वल टू कितना आ रहा है, 4R। तो दिस इज आवर व्हाट, दिस इज आवर फाइनल रेसिस्टेंस। ओके, तो हमारा रेसिस्टेंस कितना हो रहा है, पहले R था अभी 4R हो गया, मतलब 4 टाइम्स बढ़ जा रहा है। चलो बच्चों, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। कृपया मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर आपको किसी क्वेश्चन को अच्छे से समझना है तो आप क्या कीजिए, पहले उसमें अटेम्प्ट लीजिए, फिर इसके वीडियो सॉल्यूशंस या यूट्यूब में जो क्लासेस चलती है उसको देखिए ना बच्चों। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज, कहता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर पर केजी स्क्वायर। होता क्या है कि जब हम लिखते हैं F बराबर G_m1m2 बाय आर स्क्वायर, अब यहां से जो G का वैल्यू आता है F R स्क्वायर बाय m1 और m2, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं कि दो मास को एक केजी का रखिए और उन्हें 1 मीटर के डिस्टेंस पर रखिए तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। हालांकि इसे निकालने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप इसे हमेशा याद रखिए क्योंकि ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब होता है कि आप चाहे किसी भी मीडियम में दो मास को रख दें, इनके बीच में जो जी होता है, जी का वैल्यू कभी चेंज नहीं होगा। बाकी अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक में के पढ़े होंगे ना, तो यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं होता होगा वहां पर, वो क्योंकि वो मीडियम डिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये सब बातें ध्यान रखनी होती है ना। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है कि द पावर ऑफ लेंस इज +2 डायोप्टर, ठीक है, इट्स फोकल लेंथ इज, उसका फोकल लेंथ क्या होगा। अगर कोई पावर है जिसका लेंस का, तो वो 2 डायोप्टर है, तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो बार बार कहता हूं कि जो जो पावर होता है वो 1/f होता है, और जब हम उसको डायोप्टर में लिखते हैं तो इन मीटर वो बातें करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर इसने P दे रखा है तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि F बराबर 1/P, और ये जो F आएगा बच्चों वो तो मीटर में आएगा। ओके, तो दिस F बराबर 1/P, P का मतलब 2 डायोप्टर, तो F बराबर 0.5 मीटर हो जाएगा। और यहां अगर आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो दैट इज कितना, 0.5 मीटर इज व्हाट, 0.5 इंटू 100 एंड इट विल बी F बराबर कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो हमारा जो इसका फोकल लेंथ आया, दिस इज 50 मीटर। नाउ इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को करेंगे। कहता है कि द फेनोमेना ऑफ एक्सप्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू ए कलर, एक कलर के कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाना, ये होता है डिस्पर्सन। देखो रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि एक ही मीडियम में लाइट जाती है और वापस आती है। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइट एक बाउंड्री से दूसरे बाउंड्री में जाती है। डिस्पर्सन में क्या होता है, कई पार्ट्स में डिवाइड, कई कलर में डिवाइड होती है, और सॉरी डिस्पर्सन में कई
कलर में डेविएट हो जाएगी। ठीक है, जैसे तुम व्हाइट लाइट का पढ़े होगे कि व्हाइट लाइट जा रही है किसी प्रिज्म से, वो 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तो वो डिस्पर्शन है। और डिफ्रैक्शन हमारा क्या होता है कि डिफ्रैक्शन में एक छोटा सा स्लिट से पास किया जाता है और वो डिफ्रैक्ट करती है, तो हमारा डिफ्रैक्शन है जो कि भी पढ़ना है। फिर कहता है कि इन एसी करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम पेज। देखो, जब हमारा प्योर रेसिस्टर सर्किट होता है तो करंट और वोल्टेज सेम पेज में होता है। ठीक है, और जब प्योर इंडक्टर होगा तो करंट और वोल्टेज सेम पेज में नहीं होता है। करंट लैग करती है वोल्टेज को बाय 90 डिग्री, और इसमें लीड करती है, एक में लैग करेगी और एक में लीड करेगी, इंडक्टर और कैपेसिटर में। ठीक है बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन बोर ऑर्बिट। देखो, इलेक्ट्रॉन का अगर कोई एनर्जी नेगेटिव में है तो ये बाउंडेशन को बताती है, मतलब अट्रैक्शन को बताती है। और तुम्हें पता होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर हमारा किसी सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रही होती है तो न्यूक्लियस के अबाउट वो बाउंडेड होती है। तो बाउंडेड एनर्जी को बताने के लिए हम हमेशा टर्म यूज करते हैं नेगेटिव एनर्जी का। फिर अगला सवाल है कि द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस इज मैक्सिमम व्हेन। देखो, हमारा फ्लक्स का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है बी ए कॉस थीटा। ध्यान देना, ए जो होता है वो होता है एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ठीक है, अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो फील्ड को अगर तुम ऐसे रख दोगे तो ये हमारा एरिया वेक्टर ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इस केस में तो 90 हो जाएगी। तो इसीलिए जो हमारा अगर तुम रखते हो पैरेलल तो पैरेलल आंसर नहीं होगा। अगर तुम इसे ऐसे रख देते हो तो इस केस में इसका एरिया वेक्टर इसके पैरेलल हो जाएगी, तब हम बोलेंगे हमारा तब हम बोलेंगे हमारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा बी ए कॉस थीटा, जो कि कॉस 0 के बराबर होगा, क्योंकि जब हम इसे परपेंडिकुलर रखेंगे तो एरिया वेक्टर जो होगा उसका पैरेलल हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जब हमारा फील्ड परपेंडिकुलर होगा तब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा होगा। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं और कहता है कि द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन 0.004560, कहता है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें कि जो हमारा लीडिंग जीरो है डेसिमल के बाद, वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। ठीक है, तो ये जो 0.004560 है ये कट गया, ये कट गया, और डेसिमल के बाद जो ट्रेलिंग जीरो है वो भी हमारे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो आंसर हो गया 4। फिर उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कहता है कि ए बॉडी वेट 60 न्यूटन ऑन अर्थ, इट्स मास इज। कहता है कि जो वेट होता है, वेट बराबर हम लिखते हैं m इंटू जी, जो कि इन्होंने 60 न्यूटन दे रखा है। ठीक है, और यहां पर मुझे चाहिए उसका द्रव्यमान, मतलब उसका मास m इंटू कितना 10। अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो यहां पर आ जाएगा 60/10 और ये हम लिखेंगे 6 kg। तो हमारा आंसर इसमें होगा क्या, 6 kg। फिर इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको ये वाली बातें याद कर लेनी है। कहता क्या है, क्या द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया में एसी का फ्रीक्वेंसी कितना है। तो एसी का फ्रीक्वेंसी इंडिया में होता है 50 हर्ट्ज। ओके गाइस, नाउ इसी प्रकार से कहता है अगला क्वेश्चन कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर। देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होता है वो स्टेबिलिटी को बताता है, और जब आप इसे ग्राफ में देखिएगा इसका, तो सबसे ज्यादा आयरन का हमारा बाइंडिंग एनर्जी होता है। तो धन्यवाद बच्चों आज के सेशन को ज्वाइन करने के लिए। अगेन मैं बता रहा हूं कि आप अगर ज्यादा से ज्यादा मॉडल पेपर, टेस्ट, चैप्टर वाइज एमसीक्यू, चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल लेंथ टेस्ट लगाने के लिए आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।